शब्बीर का कहना है कि कुछ अरसे कबल कामुकी में शहरियों के असले की नोक पर लूटने की वारदातों में इजाफा हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस डाकुओं के गिरोह को पकड़ने के लिए सरगर्म हो गई। ये डाकू कौन थे और इनका तरीका वारदात क्या था, आइए जरा देखते हैं। फज्र की अजान हो रही थी और शब्बीर ने देखा कि लोग घरों से निकलकर मसाजिद का रुख कर रहे थे। दूध और सब्जी वालों की गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिलें और पैदल चलते हुए लोग भी दिखाई दे रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि एक शख्स सारी दुनिया से बेनियाज निस्बतन एक सुनसान जगह पर खड़ा था। ये जगह लोगों की रहगुजर थी। शब्बीर ने गौर से देखा तो ये एक दुबला पतला सा 20-22 साल का कोई शख्स नजर आया जो अपने जिस्म को चादर से लपेटे हुए था, जबकि उसकी डांगरी के पैंचे और टोपी चादर से बाहर झांक रहे थे। ऐसी सर्दी भी नहीं थी कि इस तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते। शब्बीर का तजस्सुस बढ़ा तो उसने एक महफूज मकाम पर खड़े होकर उस शख्स पर नजरें गाड़ दी। थोड़ी ही देर में शब्बीर ने देखा कि एक शख्स जो शायद नमाजी था, जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ जाते हुए जैसे ही उस शख्स के सामने से गुजरा, उसके पांव ऐसे रुक गए जैसे उनमें ब्रेक लग गई हो। थोड़ी सी रोशनी फैल चुकी थी, इसलिए शब्बीर ने जो मंजर देखा वो इंतहाई हौलनाक था। उस अजीबो गरीब शख्स ने अपने सीने से चादर सरकाई हुई थी और उसके सीने पर एक बेल्ट चस्पा थी जिसमें गोलियां भरी हुई थी। उस शख्स के दोनों हाथों में पिस्तौल था और वो किसी जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों के हीरो की तरह असलाह की नोक पर नमाजी से पैसे निकलवा रहा था। शब्बीर ने देखा कि रोके जाने वाले शख्स ने अपनी जेबें खाली की और मुसल्ला शख्स के कहने पर वो रकम मुसल्ला शख्स की डांगरी में डाल दी। लूटने के बाद जैसे ही नमाजी ने जाना चाहा, मुसल्ला शख्स ने उसे ताहुक्म सानी रोक लिया। इस दौरान एक एक दो दो करके जो भी पैदल चलता हुआ राहगीर उसकी तरफ आया, उन्हें असलाह की नोक पर रोक कर कतार में खड़ा कर दिया गया। ये 10-12 से ज्यादा आदमी थे और उन्हें लूटने वाला सिर्फ एक शख्स था जिसके दोनों हाथों में पिस्तौल था। फिर शब्बीर ने देखा कि मुसल्ला शख्स के कहने पर एक राहगीर दीगर राहगीरों की जेबों से पैसे निकालकर मुसल्ला शख्स की डांगरी में ठूस रहा था और जब मुसल्ला शख्स को यकीन हो गया कि उसने सबसे पैसे निकलवा लिए हैं तो सबको हैंड्स अप करके उनके मुंह मुड़वा दिए। क्या ये डकैती के बाद इज्तिमाई कत्ल की वारदात होने वाली थी? शब्बीर एक लम्हे के लिए ठिठर कर रह गया था, मगर शब्बीर ने जो मंजर देखा वो ये था। शब्बीर ने देखा कि 10-12 अफराद मुसल्ला शख्स के कहने पर हैंड्स अप पोजीशन में मुंह मोड़े खड़े थे और मुसल्ला शख्स का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। लूटने वालों के सामने से एक शख्स का गुजर हुआ तो वो हैरान हो गया और उस शख्स ने बताया कि उनके पीछे तो कोई डाकू नहीं था। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और फिर दायरे की सूरत में खड़े होकर अपने लूटने की वारदात पर गम और गुस्से का इजहार करने लगे। जिस शख्स ने लूटने वालों को खौफ से निजात दिलाई थी, जब वो काफी आगे बढ़ गया तो शब्बीर ने देखा कि उस शख्स का कद काट भी कमोबेश उसी लुटेरे जितना था और वो भी चादर लपेटे हुए था। तो क्या ये वही डाकू था जो लोगों को लूटने के बाद भी भेष बदलकर उनके सामने आता था, या उस डाकू का कोई साथी था जो लोगों को बहाने से मुंतशिर करने आता था? शब्बीर के लिए यह अजीब और गरीब मामला था। उसी सुबह जब शब्बीर एक ढाबे पर चाय पी रहा था, उसने देखा कि चंद घंटे पहले होने वाली डकैती की खबर इलाके में फैल चुकी थी और ढाबे पर बैठकर नाश्ता करने वाले लोग आपस में चेमगोइयां कर रहे थे, जबकि एक नौजवान ढाबे के कोने में बिल्कुल अलग थलग खामोश बैठा था। लोग तरह तरह की कयास आराइयों के बाद होटल में करीब बैठे हुए लोगों की ताईद भी हासिल करना चाहते थे। लाला, एक चाय ला, जरा चीनी कम। यार रात को फिर यहाँ पर कार्रवाई हो गई, पता चला 10-12 अफराद को लूट लिया। मैं भी आ रहा था यार ये पीछे मोड़ नहीं है, यहाँ से मुड़ते रोड। अभी तो और लूटेंगे उस्ताद, कोई वाली वारिस नहीं है इस शहर का। क्यों भाई? होटल में बैठे हुए शख्स ने कोने में बैठे हुए खामोश नौजवान से ताईद चाही, मगर नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जगह से उठा, पैसे अदा किए और वहाँ से निकल गया। यार ये जो लड़का उठ के गया है ना, इसको कहीं देखा है यार? तो यार ये मशकूक नहीं लगता तुम्हें? याद आ गया मुझे उस्ताद, इसको हमारी गली में देखा है मैंने। उस्ताद कोई गड़बड़ है, समझे? ये मिलेगा, मैं इससे पूछूंगा उस्ताद। यार घास खाने गया वो,
तू ना चाय मंगा ले बस। उसी शाम शब्बीर ने देखा कि वही लड़का दोबारा उसी ढाबे में बैठा था कि वही सुबह वाला एक शख्स उसके पास आकर बैठ गया। यार एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? फुप्पी घर रहने के लिए आया हूँ लाहौर से। मेरा नाम अमीन है, तो मैं गली में देखा तो इसलिए पूछ लिया। क्या करते हो? क्या मतलब क्या करता हूँ? मेहनत मजदूरी करता हूँ और क्या करता हूँ। रहते तो बड़े ठाट बाट से हो तुम, कितना कमा लेते हो? तुमसे मतलब मैं जितना कमाता हूँ क्यों पूछ रहे हो? लड़का गुस्से में उठकर चला गया और अमीन नामी शख्स किसी सोच में पड़ गया। इलाके में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों की वजह से लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। खास तौर पर काम काज से फारिग लड़कों पर। इरफान और बिलाल भी सबसे अलग थलग रहने की वजह से मशकूक होता जा रहा था। अमीन नामी शख्स बिलाल की असलियत जानने के लिए अब उसका बाकायदा पीछा करने लगा था। एक रात जब सड़कों पर सन्नाटा था, बिलाल जैसे ही अपने घर से निकला, उसके सामने वाले घर की खिड़की खुली। ये अमीन था जो खिड़की से झांक रहा था। बिलाल कुछ दूर निकल गया तो अमीन घर से निकला और बिलाल का पीछा करने लगा। बिलाल चलते चलते दूर एक फार्मेसी की दुकान पर पहुंचा ही था कि पीछे से अमीन भी आ गया और ऐसा जाहिर करने लगा जैसे वो इत्तेफाकिया तौर पर वहां आया था। अरे बिलाल, खैरियत इतनी रात को? फुप्पी तबीयत खराब हो गई थी, दवाई लेना है था। तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? ये लो, मैं पीछा क्यों करूंगा? तुम कोई चोर डाकू हो? मैंने वैसे ही पूछ लिया। अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी चलता हूँ ना साथ में। चलो। फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोनों पैदल चलते हुए गली में दाखिल हो गए। अमीन अपने घर चला गया और बिलाल अपने घर। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। उधर पुलिस को इलाके में इज्तिमाई डकैती की मुतवातिर खबरें मिल रही थी कि इस दौरान पुलिस को इलाके में फायरिंग की इत्तला मिली तो वो इज्तिमाई डकैती को भूल भाल कर उस नए केस को सुलझाने में मसरूफ हो गई। फायरिंग के इस वाक़े में वही अमीन नामी शख्स जख्मी होकर हलाक हो गया था, जबकि उसकी घर की 2 औरतें शदीद जख्मी थी। मकतूल के घर वालों ने जिन 3 लोगों को नामजद किया था उनमें वही मशकूक नजर आने वाला लड़का बिलाल और उसका 16 साल छोटा भाई और फूफी भी शामिल थी। शब्बीर ने देखा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसी रात पुलिस ने बिलाल के घर पर छापा मारा तो बिलाल और उसका भाई घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस लेडी एहलकार के जरिए से बिलाल की फूफी को साथ ले जाने लगी तो फूफी ने शदीद एहतजाज किया। आप लोग? बिलाल और उसका भाई यहीं रहते हैं? हाँ, मगर वो इस वक्त तो घर पे नहीं है। अच्छा, आपको हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। पकड़ो इसे। अरे आपका दिमाग खराब तो नहीं है? मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? अम्मा परेशान नहीं हो, तुम्हारे भांजे पे कत्ल का इल्जाम है। लेकिन मुझे क्यों ले जा रहे हैं? जब तक वो अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा तुम हमारी हिरासत में रहोगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों ले जा रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हो पकड़ के? पहले तो बिलाल की फूफी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, मगर बाद में जब उसे समझाया गया तो उसने अपने भांजे के हाथों पड़ोसी अमीन के कत्ल का एतराफ कर लिया। दौरान तफ्तीश पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि बिलाल फूफी की बेटी से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। मुल्जिम रिपोर्ट था, इसलिए उसको पकड़ने के लिए पुलिस बिलाल की मुबैना महबूबा को थाने ले आई। पुलिस को यकीन था कि बिलाल अपनी महबूबा से राबिता जरूर करेगा और हुआ भी ऐसा ही। शब्बीर ने देखा कि बिलाल की महबूबा से थाने में तफ्तीश की जा रही थी कि इस दौरान बिलाल का फोन आ गया, जिस पर पुलिस ने लड़की को इशारे से बताया कि वो मुल्जिम के बारे में पता करे कि वो है कहाँ। हेलो, कहाँ हो तुम? जहां भी हूँ महफूज हूँ। तू अपना ख्याल रखना। कितने सख्त दिल हो तुम। एक तो पड़ोसी का कत्ल कर दिया और ऊपर से मुझे छोड़ के भाग गए। अरे तू पागल हो गई है, कैसे आता तेरे पास?
पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए, ऐसे ही आ जाऊं तेरे पास। पकड़े तो तुम जाओगे। अरे नहीं पकड़ा जाऊंगा, तू परेशान मत हो। मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। मैं आज शाम की शालीमार से कराची निकल जाऊंगा। तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ के गए ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अच्छा, बात तो सुन ले मेरी। तू आज शाम खामोशी से स्टेशन आ जाना। बिलाल ने अपनी महबूबा को रेलगाड़ी स्टेशन, यहाँ तक के बोगी का नंबर भी बता दिया था। अब पुलिस के लिए मुल्जिमान को पकड़ना निस्बतन आसान हो गया था। उसी शाम पुलिस बिलाल की फूफी और महबूबा और अपनी भेस बदली हुई नफरी लेकर स्टेशन पहुंच गई। अब स्टेशन के मरकजी दरवाजे, प्लेटफॉर्म और बाहर जाने के तमाम रास्तों पर पुलिस एहलकार भेस बदले हुए मौजूद थे कि ऐसे में बिलाल का छोटा भाई स्टेशन में दाखिल हुआ। गेट पर बैठे हुए पुलिस एहलकार ने फौरन ये इत्तला अपने इंचार्ज को दी। फिर शब्बीर ने बिलावल की महबूबा को उसके छोटे भाई के साथ बोगी की जानिब जाते हुए देखा। पुलिस बहुत एहतियात से काम कर रही थी। वो मुल्जिमान को एक साथ पकड़ना चाहती थी, क्योंकि एक मुल्जिम की गिरफ्तारी से यह खदशा था कि स्टेशन पर भगदड़ मच जाती और दीगर मुल्जिमान बच निकलते। शब्बीर ने देखा कि बिलाल की महबूबा और उसका भाई बोगी में सवार हुए तो बिलाल और उसका एक साथी वहां पहले से मौजूद थे। महबूबा को देखकर बिलाल ने उसे फौरन अपने पास बिठा लिया और उसे चेहरा ढांपने का कहकर खुद भी चादर के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा कि इतनी देर में पुलिस ने बोगी पर छापा मारा और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश बिलाल ने चशमकुशा इंकशाफात किए थे। बिलाल के मुताबिक शहर में लोगों को लूटने की वारदात वही करता था और अकेला करता था, और इस मकसद के लिए उसने खास लिबास बनाया हुआ था और ये वो काम इतनी खामोशी से करता था, पुलिस को भी चकरा कर रख दिया था। पड़ोसी अमीन को भी इसलिए कत्ल किया था कि वो बिलाल का राज जान गया था। बिलाल के पस मंजर के बारे में पुलिस ने जो हैरतनाक कहानी बताई थी वो ये है। हमने उन्हें फिर इत्मीनान में लिया और उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में हमने अहले इलाका को भी साथ लेके उनको इत्मीनान में लेके फिर हमने इसको ट्रैप करवाया, उनके जरिए ट्रैप करवाया। पहले तो वो खौफजदा रही कि भाई नहीं ये ऐसे नहीं है। फिर हमने उन्हें बताया कि ये कत्ल का मामला है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप देखें जो मरा है वो भी किसी का बाप है और 2 खवातीन जख्मी है इसमें शदीद, जो अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन है। तो इस सिलसिले में फिर उसने मदद करने की इस सिलसिले में की कि अब मुझे कुछ ना हो, मुझे बचाएं, मेरा कोई तल्लक नहीं, ये वो। खैर हमने उसे इत्मीनान में लेके इसे फ़ोन पे जरिए इससे बात की, तो इसने वो भड़ में आके उसे बताया कि हम तो आज कराची जा रहे हैं, हमें पुलिस अब पकड़ नहीं सकती। हमारी पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे फ़ोन आ गया। तो फिर उस पर हमारे सामने उस लड़की ने इससे बात की, तो इसे इत्मीनान में लिया कि मैं तो मर जाऊँगी, मैं तुम्हारे वो जो हमने उसे यानी कि उसने हमारे साथ पूरी तामन किया। उसने कहा जी मर जाऊंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं मुझे अब साथ लेके जाओ। तो ये भी उसकी फिर उसमें आ गया, ट्रैप हो गया। इसने कहा आज तो हम कराची निकल रहे हैं। तो उसने कहा तो मैं तो फिर यहाँ जहर खा लूंगी, मैंने तो मर जाना है, वरना मुझे भी साथ ले। इसने कहा कि तुम यूं करो स्टेशन पे आ जाओ। उसने कहा मैं स्टेशन पे कैसे तुम्हें ढूंढूंगी, लाहौर तो सुना बहुत बड़ा स्टेशन है। इसने कहा नहीं हम फलानी ट्रेन पे जा रहे हैं, तो हमारा डब्बा अगर तुम वहाँ लेट भी हो जाओ तो डब्बा नंबर ये, बोगी नंबर ये है, इसमें आपने बैठ जाना है। वहाँ स्टेशन पे हमने पूरी तरह स्टेशन को इसी तरह समझ लें कार्डन कर लिया। वो ट्रेन का टाइम जब होने वाला उससे 2 घंटे पहले हम वहाँ पहुँच गए और पूरा कोई वहाँ पे छाबड़ी लगा के बैठ गया, कोई ट्रेन के, यानी कि हमने एवरी जो रास्ता था ट्रेन का, जो एक एक दरवाजा था उस पर कोई ना कोई हमने कार्डन कर ही लिया कि अगर अंदर भी हो या ऊपर भी जाने लगे। और चूंकि फिर फूफी हमारे साथ थी, उसने पॉइंट आउट भी करना था इसे। तो फिर वहाँ पे जब ये स्टेशन पे अलग-अलग आए, इकट्ठे भी नहीं आए ताकि पकड़े ना जाए, तो इस तरह नज़र में जब हमने देखा ये अलग-अलग है, अकेला आ रहा है, तो हमने फिर उसी लड़की के जरिए दोबारा फ़ोन कराया कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। तो वो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, स्टेशन से बाहर हूँ। उसने कहा हम, इसने फिर खुद ही बता दिया कि हम एक एक करके दाखिल होंगे, एक एक करके अलग-अलग होंगे। तो फिर हमने भी जब तक तीनों इकट्ठे नहीं हुए तो हमने भी वो उस पर रेड नहीं किया। जब ये इकट्ठे हुए तो फिर हमने इस पर कामयाबी रेड किया, तो अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी। अगर एक को पकड़ते तो वो फॉलो अप में था,
तो दूसरे को पता लग जाता, फिर तमाम मुलजम एक ही पकड़ा जाता, बाकी पीछे से निकल जाते और एक भगदड़ सी मच जानी थी। स्टेशन था और लोगों में आज तक जिस तरह मुल्की हालात जा रहे हैं, लोगों में जिस तरह के वो है, तो हो सकता है कोई मिसहैप भी हो जाता। ये लड़ाई की असल वजह भी यही थी कि वो जो मरने वाला है जिसका नाम अमीन था, वो इन्हें कहता था आप यार अंधेरे सवेरे आते हो, आपके हालात मशकूक हैं, काम भी कुछ नहीं करते, कारोबार खाना पीना भी तुम्हारा दिन रात यहाँ अच्छा है, आप करते क्या हो? जिस पे इनकी उससे तलक कलामी होगी। उसने निगरानी शुरू की, इन्होंने उसे रास्ते में हटाने के लिए ये सारा कहने को तो इसने कहा कि हमने ड्रामा किया, लेकिन इसने फिर नियतन एक टेरर डालने के लिए, इलाके में खौफ डालने के लिए ये वारदात। शब्बीर का कहना है कि माँ बाप के दरमियान नाचाकी और अलहदगी से बच्चों की नफ्सियात पर जो असरात मुरतब होते हैं, बिलाल उसकी एक जिंदा मिसाल है, जो न सिर्फ खुद खतरनाक मुजरिम बन गया बल्कि अपने छोटे भाई को भी इसी दलदल में धकेल दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके सरजानी टाउन में एक इंतहाई अलमनाक वाकया देखा है, जिसमें एक गरीब औरत का बच्चा अचानक लापता हो गया था और उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। यह है वो मनाजिर जब अचानक गायब होने वाले 12 साल बच्चे की माँ हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा बच्चा कहकर दुहाई दे रही थी। शब्बीर ये मनाजिर देखकर दहल गया, क्योंकि जिस माँ से उसका बच्चा छिन जाए, खो जाए या उसे छीन लिया जाए, उसे चैन कैसे आ सकता है? 12 साल की उम्र ही क्या होती है, बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और शरारतें करने की उम्र। माएं अपने बच्चों के बड़े होने का ख्वाब देखती रहती हैं, और अगर ऐसे में उनका bच्चा किसी रात घर न आए तो उन पर कयामत नहीं टूटेगी तो और क्या होगा। सरजानी टाउन के एक इंतहाई गुर्बतज़दा घराने के रहायशी 12 साल मुबश्शिर को परिंदों से प्यार था। मुबश्शिर अक्सर छुट्टी वाले दिन बसों में बैठकर किसी ऐसी मार्केट का चक्कर लगाता था जहां खुशरंग परिंदे बिकने के लिए लाए जाते थे। मुबश्शिर जब किसी खुशरंग परिंदे को देखता तो बस उसे खामोशी से देखता रहता। लोग परिंदे खरीदकर अपने साथ ले जाते तो मुबश्शिर का दिल भी ललचाता कि काश उसके पास भी पैसे होते तो वो इन परिंदों को पिंजरों में पाल लेता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त मुबश्शिर की आंख खुली तो उसके पड़ोस से परिंदों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। मुबश्शिर उछलकर बिस्तर से बाहर आ गया, आंगन की मुडेरों को देखा मगर वहां कोई परिंदा नहीं था। अब मुबश्शिर घर से बाहर निकला और पड़ोस के दरवाजे पर पड़ा टाट का पर्दा उठाकर अंदर घुस गया। कच्चे आंगन में अस्मा नाम की एक लड़की, जिसे मुबश्शिर बाजी कहता था, परिंदों के पिंजरे के पास खड़ी उन्हें दाना पानी डाल रही थी। मुबश्शिर को देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गई। अरे मुबश्शिर, इतनी सुबह सुबह तुम? आओ। जी बाजी, ये परिंदे आपके हैं? कौन लाया है इन्हें? हाँ मेरे हैं। अच्छे है ना? कल खाला के घर गई थी ना, वहाँ से लेकर आई हूँ, उन्होंने दिए। बाजी ये तोता है ना? हाँ, दूसरे मुल्क का है ये। बाजी क्या एक तोता हम पकड़ लूं? नहीं बेवकूफ, उड़ जाएंगे, बाहर से ही देखो। तुमने नाश्ता किया? नहीं, अभी तो अम्मी सो रही हैं। अच्छा, तुम ये लो दाना डालो। मुबश्शिर अभी हैरानी से परिंदों को देख ही रहा था कि मुबश्शिर की माँ बीच की दीवार के ऊपर से झांकी। मैं चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? अरे ओ मुबश्शिर, तू यहाँ है? मैं तो डरी गई थी कि सुबह सुबह मेरा बच्चा कहाँ चला गया। चल घर आ और मुझे पत्ती ला के दे। इस दौरान अस्मा की आवाज गूंजी। अरे खाला मत मंगाओ, मैं बनाने जा रही हूँ, भिजवाती हूँ मुबश्शिर के हाथ। अरे जीती रहो बेटी। वैसे अम्मा कहाँ है तुम्हारी? खाला वो मामू के घर गई है अम्मी। इतनी सुबह सुबह? हाँ खाला, बस अम्मा का जीना दूबर किया हुआ है मामू लोगों ने। शादी की तारीख लेने गई होंगी। पता नहीं, अम्मा को ही पता होगा, उन्हीं से पूछ लेना आप। मुबश्शिर अब आ भी जाओ। एक मिनट खाला, मैं चाय बना के भेजती हूँ, चलो आप। अस्मा की अपने मामूजात शुमाइल से साल भर पहले मंगनी हो चुकी थी, लेकिन बाद में शुमाइल के चाल चलन की खराबी देखते हुए अस्मा की मां ने रिश्ते से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों घरानों में शदीद लड़ाई चल रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबश्शिर की माँ दीवार से झांक कर अपनी पड़ोसन को आवाज दे रही थी। कहाँ हो? अरे मैं कहाँ हूँ, घर पे ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? अरे उस दिन भी तुम सुबह सुबह घर से गायब हो गई थी। माशाल्लाह से कब कर रही हो बेटी की शादी? अरे बस दुआ करो, जहाँ उसका रिश्ता किया था वो तो मैंने खत्म कर दिया है। क्यों?
अच्छा खासा तो था तुम्हारा शुमाइल, यही नाम था ना उसका? अरे बहन, हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं। वो तो मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वो तो मुझे ख्याल आ गया और अल्लाह ताला ने मुझे बार बार बचा लिया। हाय, अब अस्मा तो बहुत परेशान होगी। अरे नहीं नहीं, क्यों परेशान होगी मेरी बेटी? उसने तो कहा है रिश्ता खत्म करने के लिए। ये लो, ये आजकल की भी लड़कियां ना पूछो। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही फैसला किया है। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो कितना बदबख्त लड़का है। जो किया मेरी बेटी ने अच्छा ही किया है। अच्छा, तो क्या फिर तुम साफ इनकार कराई? तो और क्या करना था? देखो, मैं भी पता नहीं क्या कहने आई थी तुमसे, बातों बातों में भूल ही गई। हाँ, नमक हो तो थोड़ा सा दे दो तुम। हाँ हाँ, देती हूँ, 1 मिनट रुको। ये और वो अस्मा कहाँ है? अरे वो बाजार गई है, असल में घर में कुछ था नहीं पकाने को, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो कुछ सब्जी वगैरह ले आओ। मेरी बेटी फौरन चली गई। हाय, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अच्छा, मैं खाना बना लूं, फिर आती हूँ तुम्हारे पास। पड़ोसन नमक लेकर दीवार से हट गई कि इस दौरान अस्मा का मामूजाद, जो उसका साबिक मंगेतर भी था, घर में दाखिल हो गया। अस्मा की माँ ने अपने भांजे को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। तो क्यों आया यहाँ पे? मैंने मना किया था ना। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि मंगनी क्यों तोड़ी। देख शुमाइल, मुझसे फालतू बातें तो ना कर। चल निकल यहाँ से, और खबरदार से तूने आइंदा कदम रखा तो बस ठीक है, मैं भी देखता हूँ अस्मा की शादी कैसे करती है अब तू। चल चल निकल यहाँ से। अपनी माँ को धमकी देना यहाँ, समझे तू? बड़ा आया धमकी देने वाला। निकल निकल बाहर निकल। अस्मा की मां ने अपने भांजे को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और शब्बीर ने देखा कि शुमाइल करीबी पान के ठिये पर खड़े अपने एक दोस्त के पास चला गया जो मोटरसाइकिल। अब शुमाइल की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह उसकी अस्मा से अकेले में मुलाकात हो। शायद वो उसकी मर्जी मालूम करना चाहता था, या फिर शायद उसके जहन में कोई और बात थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शुमाइल अस्मा के घर के सामने चक्कर लगा रहा था कि इसी दौरान उसने अस्मा की मां को घर से निकलकर पड़ोस में जाते देखा। अब शुमाइल को पूरा इत्मीनान हो गया कि अस्मा घर में अकेली थी। शुमाइल ने इधर उधर देखा और फिर खामोशी से अस्मा के घर में दाखिल हो गया। आंगन में सन्नाटा था। शुमाइल ने बावर्ची खाने में झांक कर देखा तो अस्मा वहां नहीं थी। फिर कमरे का जायजा लिया, वहां भी अस्मा मौजूद नहीं थी। इसी दौरान वो एक मेज से टकराया और मेज पर रखा हुआ गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। गिलास टूटने की आवाज सुनकर अस्मा की मां पड़ोस की दीवार से झांकी तो शुमाइल कमरे में छुप गया। अस्मा की मां दीवार से उतरी और मुबश्शिर को अपने घर दौड़ा दिया कि वो देख कर आए कि उसके घर में क्या हुआ था। मुबश्शिर घर से निकलकर पड़ोस में गया तो उसे भी कुछ नजर नहीं आया। फिर वो परिंदों से खेलने में मसरूफ हो गया। अस्मा की माँ एक बार फिर दीवार से झांकने लगी। अरे मुबश्शिर, तू वहीं जाके बैठ गया? घर में कौन है, तूने देखा? खाला, घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक कांच का गिलास कमरे में टूटा पड़ा है। अच्छा ठीक है, तू जाके उस्मा को जाके देख, वो सब्जी लेने के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई। अच्छा खाला। मुबश्शिर घर से निकला तो शुमाइल भी खामोशी से बाहर निकलने लगा कि इसी दौरान अस्मा भी बाहर से आ गई। शुमाइल और अस्मा की दरवाजे पर मुठभेड़ हुई तो नजमा नागवारी के तासुरात के साथ मुंह फेर कर जाने लगी, जिस पर शुमाइल ने अस्मा से बात करने की कोशिश की। तो अपने आप को समझती क्या है? तूने ही कहा था ना मंगनी तोड़ने का? हाँ, मैंने कहा था। निकलो यहाँ से, चलो। क्यों कहा तूने, बता। अम्मा, अम्मा। अस्मा ने अपनी माँ को आवाज दी तो शुमाइल दुम दबाकर भाग गया। अस्मा की आवाज सुनकर अस्मा की माँ और पड़ोसन दोनों ही अस्मा के घर आ गए। क्या हुआ अस्मा, क्या हुआ? वही मनहूस आया था, बहुत बदतमीजी कर रहा था। अस्मा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे गजब खुदा का, इस कमीने की इतनी जरूरत? अरे बहन, मैं तो कहती हूँ थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दो। हाँ, ये तो हद से ही गुजरता जा रहा है। अरे मेरी दाल ना जल जाए, मैं फिर आती हूँ, ठीक है? चल ठीक है। हाँ बेटा, अंदर आ। शुमाइल के दिल में बेइज्जती का बदला लेने की आग भड़क रही थी। उसका गुस्सा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। उसका बस चलता था, पता नहीं क्या कर गुजरता, और फिर एक दिन अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया।
शब्बीर ने देखा कि अस्मा के आंगन में छोटा सा मुबश्शिर परिंदों से दिल बहला रहा था और कमरे में अस्मा की माँ और शुमाइल में शदीद बहस हो रही थी। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि शुमाइल ने अस्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अस्मा की माँ ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर शब्बीर ने दरवाजा बंद होते देखा। दरवाजा बंद होने पर मुबश्शिर थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन वो दोबारा परिंदों से दिल बहलाने में मसरूफ हो गया। उस रोज मुबश्शिर के पड़ोस में कयामत का मंजर था। शुमाइल ने मंगली तोड़ने के रंज में अपनी मुमानी और मामूजाद अस्मा को छुरियों का वार करके कत्ल कर दिया था। माँ बेटियों के कत्ल पर इलाके में कोहराम मचा हुआ था कि इसी दौरान मुबश्शिर की गुमशुदगी की भी खबर आ गई और मुबश्शिर के घर में भी सफ़े मातम बिछ गई थी। अस्मा और उसकी माँ के बहिमाना कत्ल के बाद पुलिस ने अस्मा के साबिक मंगेतर और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार करके मुबश्शिर की गुमशुदगी का मामला भी हल कर लिया था। हुआ ये था कि उस दिन जब शुमाइल माँ बेटी को कत्ल करके निकला तो सहमा हुआ मुबश्शिर आंगन में मौजूद था। शुमाइल जबरदस्ती मुबश्शिर को बाहर ले गया, जहाँ से वो उसे अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर करीबी जंगल में ले गया था और फिर कत्ल के चशमदीद गवाह को रास्ते से हटाने के लिए 12 साला मासूम बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। इस शर्मनाक वाक़े के बारे में पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। अभी तो वो आला कत्ल तो पहले बरामद हो चुका है। वो तो वहीं छुरियां थी, उन्हीं घर की छुरियां इस्तेमाल की, कैंची इस्तेमाल की, ऑलरेडी बरामद हो चुकी हैं। सबसे मेन है वो डेड बॉडी बच्चे की जो इन्होंने इनकी निशानदेही पर हमने बरामद की। सर दर्द चूँकि ये रात को लिए हमने और अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी इसी कार्रवाई में लगे हुए हैं। मजीद इंट्रोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और हो सकता है और चीजें सामने आए। उस दिन शब्बीर ने देखा कि पूरे इलाके में शोक की फजा थी। बूढ़े बच्चे सभी उदास और हैरान थे और मकतूलीन के घरों से आहो बुका का शोर बुलंद हो रहा था। शब्बीर ने तेरे कत्ल के इस बदतरीन वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। शब्बीर का कहना है कि जालिमों ने अपनी झूठी अना की खातिर 2 घरों को उजाड़ दिया। मुबश्शिर जिसे परिंदों से मोहब्बत थी, जो मासूम सा बच्चा था जिसके लिए उसकी माँ बेताब रहती थी, आज मनो मट्टी के नीचे सो रहा है और माँ को अब भी यही फिक्र है कि उसके बेटे को माँ के बगैर कैसे नींद आ सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि जराइम को बेनकाब होने में देर तो लगती है, लेकिन कभी न कभी सच सामने ही आ जाता है। शब्बीर को लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुछ अरसे कबल एक ऐसे वाक़े का पता चला है जिसमें मुद्दई मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा दुआएं मांगा करता था। उस दिन जमशेद नामी शख्स के घर में जिंदगी हस्ब मामूल थी। जमशेद अपने आंगन में अपने पोते पोतियों से खेल रहा था कि इस दौरान जमशेद की बहू अपने ससुर के लिए चाय लेकर आ गई। ये लीजिए अब्बा जी आपकी चाय। अरे बेटा, जीती रहो और क्या किया। चलो बच्चों चलो, सब मुंह हाथ धुलवाओ। चलो, क्यों दादाजी को तंग करते रहते हो? अरे बहू, क्यों डांट रही तुम बच्चों को? क्या अब तंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आओ बच्चों इधर आओ, जाओ तुम यहाँ जाओ, आ जाओ। और क्या क्या क्या? अब्बा जी आप भी नहीं ने बिगाड़ देंगे। अरे बेटा बच्चे हैं, अब तंग नहीं करेंगे तो मुझे कब करेंगे तंग ये? जाओ तुम जाओ, मुझे बच्चों से खेलने दो। बहू थोड़ी देर में वापस आई, बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर नल के पास ले गई, उन्हें हाथ मुंह धुलाकर तैयार किया और फिर उन्हें पड़ोस में पढ़ने के लिए छोड़कर घर वापस आ गई। बहू जब घर वापस आई तो ससुर कमरे में आराम कर रहे थे, अलबत्ता उसकी नंद किचन में मसरूफ थी। मैं भी छोड़ आई अब बच्चों को। अरे हाँ, इनका बस चले तो खेलते ही रहे सारा दिन। अरे भाभी दरवाजा तो बंद कर दिया करें, हद हो गई ईमान से। कल भी सामने वाले घर में चोर घुस आए थे। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। खैर वैसे भी हमारे घर में है ही क्या। लो भाभी, प्यास जल गई तुम्हारे चक्कर में। अरे तुम ऐसा करो, हंडिया देखो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। बहू अभी दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि दरवाजा एक झटके से खुल गया और कुछ मुसल्ला अफराद घर के अंदर दाखिल हो गए। शोर मचाने की कोशिश की ना, गोली मार दूंगा। अंदर। उस रोज डाकुओं ने उस घर में ना सिर्फ डकैती की थी, बल्कि उस घर की इज्जत को भी खाक में मिला दिया था।
इन्फॉर्मर ने बताया कि फलां जगह है, वहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं कुछ लड़के और ये रॉबर हैं और ये क्रिमिनल्स हैं। जब हम वहाँ पहुँचे, अभी हम वहाँ नहीं गए थे, तो उनको पता चल गया कि पुलिस आ रही है। किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, उनकी भी रैकी होगी या उनका भी कोई इन्फॉर्मर होगा। जब उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने एस्केप करने की कोशिश की है। जब भागने की कोशिश किया तो फिर हमने उनका पीछा किया है। आमना सामना हुआ तो फिर फायरिंग हुई है। क्रॉस फायरिंग में फिर उनकी डेथ हो गई थी, 2 लड़के मारे गए थे। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुल्जिमान पुलिस के हत्थे न चढ़ सके। अलबत्ता डकैती के इस वाक़े के काफी दिनों बाद पुलिस को खबर मिली कि कुछ अफराद डकैती की नीयत से उसी इलाके में मौजूद थे। यह इत्तला मिलते ही पुलिस ने जो फौरी इक़दाम उठाया था वो ये था। तो एक दिन एक मुखबर ने बताया कि कुछ डाकू फलां जगह पे मौजूद हैं, अगर आप रेड करें तो उनको पकड़ सकते हैं और ये इस एरिया में वारदातें वगैरह करते हैं। हम ऑलरेडी इस केस को ट्रेस कर रहे थे जो पहले हुआ, तो हमने कहा कि हो सकता है कि ये वो डाकू ना हो, वही डाकू हैं जिन्होंने ये की थी डकैती और रेप, जिस पर हमने नफरी इकट्ठी की है। सारी नफरी लेके, गाड़ी लेके तो वहाँ पे गए, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो मेरा ख्याल है कि डाकुओं को भी इंफॉर्मेशन मिल गई किस तरह की पुलिस आ रही है। जो वो पॉइंट था जहाँ पे हमने जाना था, अभी उससे हम थोड़ा पीछे ही थे, तो उन्होंने पता चला कि डाकुओं ने वहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। मूव करना जब शुरू कर दिया तो फिर हम वहाँ पहुँचे हैं। एक जगह है मोलपुरा लिंक रोड पे, बज्जों वाला अड्डा उसको कहते हैं, उसके करीब उनमें से 2 लड़कों का हमारा आमना सामना हुआ है। जो डाकू जिनकी इंफॉर्मेशन थी, जिनके साथ हमने उनको रोका है, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है। फिर जवाबी फायरिंग हमने भी की है और फिर वो उसी साइड पे वापस, क्योंकि आगे पुलिस आ गई थी, वो बज्जों वाला जो अड्डा है उसी साइड पे वो उस गली में गए, जो कि पुलिस भी पीछे गई है। उनमें से हमारा उनके साथ मुकाबला हुआ है। उसमें वो एक लड़का है शहजाद उर्फ छज्जा, जो कि वो उस क्रॉस फायरिंग में एक्सपायर हो गया था। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला कौन था, इसके बारे में पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया वो ये है। जिसके घर डकैती हुई थी वो भी उस टाइम वहाँ पे उसी जगह के करीब ही रहता था और वो भी वहाँ पे आया। उसने उसको देखा, उसने पहचाना है कि मेरे घर जो डकैती हुई थी और जो मेन बंदा था वारदात सारी करवाने वाला, जो डाकुओं का सरगना था या उनका रिंग लीडर था, ये वो बंदा है और ये वो क्रिमिनल है जिसने मेरे साथ ये घर में सारा कुछ ये करवाया। पुलिस अफसर ने शब्बीर को यह भी बताया था कि उस डकैती के बाकी मुल्जिमान भी पकड़ लिए गए थे। बाकी लोग फिर गिरफ्तार हुए हैं बाद में, जो कि उनको फिर जेल में पहुंचाया। शब्बीर का कहना है कि पुलिस की मुलाजमत के दौरान कमोबेश हर पुलिस अफसर की जिंदगी में ऐसे वाकयात जरूर पेश आते हैं जो उसके लिए यादगार बन जाते हैं। बंदा तो क्रिमिनल था प्रॉपर। फैसलाबाद में कत्ल के 2 केसों में भी इश्तिहारी था और बाकी लोग भी पहले वारदातें करते थे, डाकू भी। शब्बीर का कहना है कि अगर पुलिस पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देती रहे तो शब्बीर को यकीन है कि जल्द ही माशरे को मुजरिमों और समाज दुश्मन अनासिर से छुटकारा दिलाया जा सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।